अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बखैरियत होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो बेटे सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग आपके जो पास पेपर्स हैं उसमें एफपीएससी है, उसमें पीपीएससी है, उसमें एसपीएससी है, उसके बाद केपीएससी है और जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसके जो कमीशन के पेपर हैं हम वो डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ। उसके बड़े फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स एफपीएससी या पीपीएससी या किसी भी कमीशन में पेपर देते हैं तो बच्चों को उस बात का अंदाज़ा हो कि हमारा पेपर किस एरिया से फ्लोट करता है। और उसके बाद ये है कि किन जो हमारे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो रिसेंट एफपीएससी पेपर हुआ है लेक्चर केमिस्ट्री का 30 दिसंबर को हुआ, हमने वो पेपर डिस्कस करने की कोशिश की है। आप बेटे, उसमें बात ये है कि जो पेपर जो है इसमें जो हमें एमसीक्यू जो है सच रिसीव हुए वाया इंटरनेट, वो हमने कोशिश की है उनको सच अरेंज करके और उनके जो आंसर्स हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है। स्टूडेंट बेटे, उसमें कोई एक तो मिस्टेक या कोई ऐसा ऑप्शन अगर ऐसा कोई हो तो उसको सच इग्नोर कीजिएगा। हमने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि जो हमें क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हमने उनको राइट वे से लिखने की कोशिश की है और आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये बेटे हमारी पूरी एम के प्रेपरेशन की एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी सब्जेक्ट के जो दोस्त हैं वो अपने अपनी जो सब्जेक्ट्स के जो पास पेपर हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के पास एक प्रॉपर यूट्यूब जो हमारे लेक्चर्स हैं उसकी फॉर्म में एक डाटा आता जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया होता है कि हमारे एमसीक्यू का लेवल किस तरह का आता है। आया वो इंटरमीडिएट लेवल है, बीएस लेवल है, आगे एमफिल लेवल है, या ये सब कुछ मिक्सअप है। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज जो हैं ये हमने देखे हैं। ये 50 एमसीक्यूज है जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ काइंडली, फर्स्ट एमसीक्यू से लेके तो एंड तक जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको आप देखिएगा, उनकी जो लॉजिक देखिएगा, एमसीक्यू को जो सॉल्व करने का तरीका वो देखिएगा और उनको शॉर्ट वे में विद इन 50 सेकेंड्स या 1 मिनट में उस एमसीक्यू को प्रॉपर आइडिया लेके और राइट वे से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लिखा जी, वैंडरवाल करेक्ट आइडियल गैस लॉ इज कंसिडरिंग बाय। भाई देखें, हमारे पास जो वैंडरवाल इक्वेशन से पहले आइडियल गैस इक्वेशन थी उसमें ये कहा गया था, या उसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी थी जिसे हम केएमटी कहते हैं, उन दोनों थ्योरीज में यही बात डिस्कस की गई थी कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं, जो गैस पार्टिकल हैं, उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। बट उसको बाद में वैंडरवाल ने करेक्ट किया था कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो गैस मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं, जिनसे जो हमारे दो पॉइंट्स थे, फॉल्टी पॉइंट्स थे केएमटी में, उनको करेक्ट किया गया। तो वैंडरवाल जो करेक्ट आइडियल गैस है वो असल में किस तरह किया गया है कि हमने जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो कंसिडर कर लिया है, जो पहले केएमटी में और आइडियल गैस इक्वेशन में हम उनको इग्नोर किया था। हमने कहा था देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और उसी जो है एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हमने अपने जो आपके मशहूर जो गैस लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, जैसे चार्ल्स लॉ है, हमने उनको कंसिडर किया था। दूसरा हमारा एमसीक्यू है, वाटर इन थ्री फेजेस आइस वाटर एंड वेपर्स, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। भाई देखेंगे कि वाटर की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है तो वाटर है, तो वो सिस्टम में एक ही कंपोनेंट होगा, वो कौन है? वाटर है, जिसका फार्मूला H2O है, तो वही हर जगह पे मौजूद है। तीसरी बात है एक्सप्रेशन शोइंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में पता किसकी बात की गई है? ये असल में जो हमारे पास बोहर लॉ है, जो आपका बोहर जो आपका जो एक एटॉमिक मॉडल है, उसमें दो हमारी कॉमन और मशहूर ज़माना कैलकुलेशंस थी। एक का ताल्लुक रेडियस से था और एक का ताल्लुक एनर्जी से था। तो उसमें जो इक्वेशन थी हमारी, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, और वो हमने हाइड्रोजन गैस की बात की थी, हाइड्रोजन एक एटम की बात की थी जिसमें मोनोटॉमिक पार्टिकल है। तो मोनोटॉमिक पार्टिकल का मतलब है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो उसमें उसका जो फार्मूला था वो था फोर्स इज इक्वल टू, वो था कि जी हमारे पास E2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, ये हमारा फार्मूला था, जिसमें हमने जो ई स्केयर असल में कहाँ से आया था, ये असल में Q1 Q2 दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। प्रोटॉन हम असल में क्या कंसिडर कर रहे हैं? न्यूक्लियस को। तो फार्मूला क्या था कि एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 कह लें उसको, या E2 कह लें, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर इसका फार्मूला था।
तो ये हमारे असल में ऑप्शन था, जिससे राइट ऑप्शन ये था। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो चौथा एमसीक्यू है वो है जी, चौथा एमसीक्यू था हाईएस्ट सेकंड आईई बिलोंग्स टू। देखें, बात ये है कि जो हमारे ऑप्शंस थे उस सब में हमने जो हमारे बाकी जो ऑप्शंस थे उनमें जो हमारे एलिमेंट्स थे ऑल बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। लाइक लिथियम, अगर हमने लिथियम की बात की है, बेरिलियम की बात की है, तो आगे कार्बन हो सकता है, बोरान हो सकता है। तो उसका आंसर हमारा लिथियम आ गया। उसकी वजह ये, जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये 1s2 2s1 था। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टूडेंट्स, तो इसके पास लिथियम का इलेक्ट्रॉन दो रह जाएंगे। इट बिकम जस्ट लाइक हीलियम। तो हीलियम बनने की वजह से, हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, ये जो लिथियम है इसकी जो सेकंड आई है वो सबसे ज़्यादा होगी। लाइक जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल है, और वो भी मुकम्मल कैसे है कि जिसमें उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। लाइक एक ही हमारा जो शेल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा, और स्ट्रांग होने की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, या उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारा पांचवा एमसीक्यू देखिएगा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन। जो हमारे बाकी ऑप्शन थे उसमें जैसे अगर फर्ज करें, उसमें जो ऑप्शन आयोडीन का जिक्र था, उसके बाद HCl का जिक्र था, उसके अलावा एक ऑप्शन और था, तो हमारा आंसर वाटर है। क्योंकि वाटर में आप समझ लें कि वाटर में डाइपोल इंटरेक्शन तो मौजूद है ही, साथ में स्पेशल तरह की डाइपोल फोर्स वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो अदर हमारे गैसेस में हैं, जो हमारे अदर जो मॉलिक्यूल हैं, उसमें पोलैरिटी तो मौजूद हो सकती है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल इंटरेक्शन है वो लाइक वाटर में, बाकी HCl हो गया, या अगर आयोडीन है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं होगा। सिक्स एमसीक्यू देखिएगा, ये जी क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है। क्लोरोफॉर्म की ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? जस्ट नॉट लाइक क्लोरोफॉर्म। CCl4 अगर होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CF4 हो, या हमारे पास उसके अलावा जो है वो CH4 हो, CH2Cl2 हो, कोई भी हमारा ऐसा मॉलिक्यूल अगर मौजूद हो, तो उसमें जब हमारे पास जो सेंट्रल जो हमारा एटम है, अगर वो चार सराउंडिंग एटम से अगर वो सराउंडेड है, और बीच में कोई सच कुछ आप ये समझ लें कि दरमियान में कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जैसे NH4 पॉजिटिव है तो उसकी भी सेम ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी है, मैं फिर बोलता हूँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, CH2Cl2 है, CH3Cl है, CCl4 है, CF4 है, ऑल हैव सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। और हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमारा बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट क्या होगा, वो 109.25 इसके जो बॉन्ड एंगल होगा। नेक्स्ट हमारी बात आ गई थी PF5 है ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, PF5 हो, PCl5 हो, जहाँ भी हमारा जो फास्फोरस है जब वो पांच बॉन्ड बनाएगा, तो पांच बॉन्ड बनाने का मतलब है कि हमारी उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाईपैरामीटर ज्योमेट्री होगी। जो PF5 है, जब ये अपने पांचों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है तो उसमें डी एस पी थ्री इसमें हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है, और उस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाईपैरामीटर ज्योमेट्री होगी। और अगली बात हमारा एमसीक्यू आ गया। अगर आठवां एमसीक्यू बात करें, तो sp3d2 हैज इलेक्ट्रॉनिक पेयर एट रेगुलर। ओके, sp3d2 जो है ये असल में किन में मौजूद है, ये SF6 जो है वहाँ पे इसमें जो टाइप ऑफ ज्योमेट्री है उसमें मौजूद है। SF6 हो गया, ये ऐसे ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सब में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। और इसमें ये होता है कि sp3d2 का मतलब है कि जो सराउंडिंग हमारे एटम हैं वो सिक्स होंगे। तो सिक्स का मतलब है कि वो असल में क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रॉन बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो, और मैंने इस एग्जांपल साथ बोल दी है, SF6 हो गया, या हमारे पास कोई भी ऐसे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें छह लिगेंड अटैच हैं, वो हो सकता है। नाउ एमसीक्यू देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज अबाउट कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसमें देखिए, उसमें उसने जिक्र किया था कि जो सोडियम क्लोराइड है, और जब उसको आप उसमें करंट पास करते हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली बात स्टूडेंट, जब सोडियम क्लोराइड में करंट पास करेंगे जैसे डाउन सेल में होता है, तो सोडियम आयन बनेंगे और साथ Cl आयन बनेंगे। क्लोराइड आयन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो टूवर्ड्स एनोड जाएगा, और जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज वो टूवर्ड कैथोड जाएगा, जहां वो इलेक्ट्रॉन लेके
तो सोडियम बना देगा। ये हमारे डाउन साइड में इसका जिक्र भी है, जिसमें आप कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं जस्ट टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 801 होता है। हम जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 600 हो जाता है। तो दैट यू कैन से जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है दैट कुड एक्ट एज फ्लक्स। 11th एमसीक्यू देखिएगा। हमारा 11th एमसीक्यू में इसमें NH4 हैज बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली। इसमें कहानी देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो नंबर 2 आंसर इसका है, 109.5 डिग्री इसका आंसर है। नन ऑफ दीज क्वांटिटी चेंज कर दीजिए। इसका आंसर जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कोई ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल हो या ऐसा हमारा कोई आयन हो, वो केटाइन हो, एनाइन हो, कोई रेडिकल हो, तो उसमें अगर हमारा सराउंडिंग जो एटम है वो 4 हैं और सेंट्रल एटम मौजूद है और बीच में कोई लोन पेयर वगैरह मौजूद नहीं है, तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है और हमारा एंगल क्या होता है 109.5 या 109.25 उसे कह देते हैं, तो वो होता है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री हमारे पास ऐसा इसमें कोई पॉसिबल नहीं है। 120 डिग्री का एंगल कब होता है, जब हमारी शेप जो है वो क्या हो, ट्राइगोनल जो है वो प्लेनर मौजूद हो। वेल एमसीयू देखिएगा, हाईएस्ट ऑक्टेन स्टेट ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हमारे जो बाकी जो सारे कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें +2 चार्ज था या +1 चार्ज था, लेकिन इसमें हमारा चार्ज +4 है। बिकॉज निकल 4 क्लोराइड से अटैच है, Cl कैरी -1 चार्ज, 4Cl कैरी -4 चार्ज, तो निकल +4 चार्ज होगा। तो निकल हैज हाईएस्ट स्टेट हेयर। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.05 S-1 हाफ लाइफ विल बी। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें हमारा आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि जब रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो हाफ लाइफ का ताल्लुक क्या है, हाफ लाइफ जो है इट इज जो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n-1 इसका फार्मूला है। तो जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके लिहाज से हमेशा क्या होता है, हमारी जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/n-1 के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा 14 एमसीक्यू देखिएगा। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये हमारा बड़ा कॉमन से, इसमें 3 तरह के ऑर्डर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल करेंगे तो हमारे कंसंट्रेशन डबल करने से तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। अगर कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है, ये सेकंड ऑर्डर होगा। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस या बी सब्सटेंस को आप डबल करते हैं और रेट बिकम 8 टाइम, इट इज थर्ड ऑर्डर। अब इसमें जो ए और बी है दैट कुड बी अल्टर्ड, बट अगर हमारा जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है अगर वो डबल है, 4 टाइम है या 8 टाइम है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर होगा। हाँ, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन को बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता, वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। कभी कभार ये भी होता है कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, जिसमें एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में मौजूद है, तो उसमें एक्सेस में मौजूद होने की वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करवाते, जैसे कि हाइड्रोक्सिल रिएक्शन हमारे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बिलोंग्स टू, हमारे 4 ऑप्शन थे जिसमें मीथेन का जिक्र था, इथीन का जिक्र था, प्रोपेन और ब्यूटेन का जिक्र था। तो यू कैन से ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड मोर द बॉइलिंग पॉइंट। 16 देखिएगा, विच रिएक्शन इज मोस्टली यूज टू प्रोटेक्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिटाइलेशन है। इसका बेटा जिक्र हमारी हर बुक में मौजूद है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं एसिटल फार्मेशन और हेमी एसिटल फार्मेशन। हमारे पास एस्टेल्डिहाइड मौजूद है, हमने एस्टेल्डिहाइड को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है उसके फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अल्कोहल ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा पहले हेमी एसिटल बनता है, बाद में पूरा एसिटल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। इथानोल ऑन ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव यू एस्टेल्डिहाइड। अगर मीथानोल होता तो मीथानल बनता, इथानोल है तो इथानल बनेगा। हाँ, अगर इसकी जगह पे हमारे पास कीटोन होता तो कीटोन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे मस्ट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एजेंट लाइक जोन्स रिएजेंट, जो कि हमारे KMnO4 साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लें,
या हमारे H2SO4 साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लें, या CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लें, उनके थ्रू हमारे पास क्या होता है, कीटोन जो हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं। बट जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, जो हमारे पास अल्कोहल वगैरह जो हैं, ये क्या करते हैं, ये माइल्ड एजेंट से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। मीथानोल मीथानल देगा, इथानोल इथानल देगा, प्रोपानोल प्रोपानल देगा। द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रो ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप। हमारे पास जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, सबसे कॉमन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सबसे कॉमन यूज करने वाले हैं। ये हमारे जो एजेंट दोनों हैं, ये यही नहीं बल्कि आप समझ लें कि हमारे पास जो अल्काइल हेलाइड है, वी वांट टू कन्वर्ट अल्काइल हेलाइड टू द अल्केन, वी यूज बोथ ऑफ देम, lithium aluminum hydride and sodium borohydride. The species which reduced zinc plus copper plus 2 give you zinc plus 2 plus copper। हुआ क्या है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कॉपर को दिए, जिसे कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके तो कॉपर न्यूट्रल बन गया और जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो हु गिव इलेक्ट्रॉन, जिंक, उसकी होगी ऑक्सीडेशन। एंड हु टेक्स इलेक्ट्रॉन, वो है कॉपर से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसकी क्या रिडक्शन हो गई है। और इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर बिलो है और जिंक हमारा अबव है। तो रूल क्या है, जो बिलो वाले एलिमेंट हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से वो अबव वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। A system absorb, मजे के MCQ, system absorb 5 kilojoule energy and work done on surrounding was 50 kilojoule। The change in internal energy क्या, वो -45 किलोजूल है। सीधी सी बात स्टूडेंट, हमारे पास जो सिस्टम था उसकी अपनी एनर्जी जितनी भी थी, उसने 5 किलोजूल बाहर से एनर्जी अब्जॉर्ब की है और साथ उसने वर्क किया है। जब वर्क किया है तो बाकी रिमेनिंग हमारी एनर्जी क्या हुई है, 50 किलोजूल में 5 माइनस की, बाकी हमारा 45 आ गया। द ऑस्मोसिस इज ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें अच्छा जो हमारा 20 MCQ है, इसमें याद रखिएगा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इट इज सम ऑफ एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या हम कहते हैं सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसे हम डेल्टा ई से शो करते हैं। और ये बराबर किसकी होती है, Q प्लस W के बराबर होती है। द ऑस्मोसिस ड्राइवन बाय ऑस्मोसिस है क्या, ये हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, उसके थ्रू हम जब अपने जो हमारे केटाइन या एनाइन है उनकी जो मूवमेंट है, या जो हमारे पास सॉल्वेंट सल्यूट की जो मूवमेंट है, उसको ड्राइव कौन करेगा, कंसर्न ग्रेडियंट जो है वो सॉल्वेंट ऑफ वो करेगा। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पास सॉल्वेंट जिस साइड पे ज्यादा है जिस साइड पे कम है, उसको अपोजिट साइड में हमारे पास जो हमारा सल्यूट होगा, जो हमारे पास जो सब्सटेंस ने पास आउट होना है वो होगा। तो असल में जो सॉल्वेंट जिस साइड पे ज्यादा होगा वहां से टूवर्ड जहाँ सॉल्वेंट कम उधर मूव करेगा, एंड वाइस वर्सा। मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो क्या है, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। आप हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, हम उनको क्लोज फॉर्म में ले लेते हैं, हम उनको क्लोज फॉर्म में, जैसे हम लोग ये भी कहते हैं, इसको आसान वर्ड में अगर कहते हैं, हमारे पास जो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है उसी एग्जांपल समझ लें। उसमें क्या करते हैं भाई, हमारे पास एन हेक्सेन है, हम उसे बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एन हेप्टेन है, हम उसे टॉलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास वो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में, बेंजीन टाइप कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इन सेम वे हमारे पास जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे फ्यूरान है, थायोफीन है, तो वो भी इसी तरीके से क्या उनकी प्रेपरेशन होती है। 23rd देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके भाई, फोटोकेमिकल मतलब है जहाँ पे हमारे पास जो करंट, जो हमारे पास फोटो जो है, जो फोटॉन्स हैं, जो हमारे पास जो लाइट जो रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शन को ऐसा जो कैरी करती हैं। उसमें आपको याद होना चाहिए जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जो अल्केन्स को जब आप, या मीथेन को आप मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली CCl4 में कन्वर्ट होता है, तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस है, ओजोनालिसिस है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऑल डू नॉट कैरी बाय द एनी फोटोन ऑफ लाइट। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेशियोमेट्री। बट स्टेशियोमेट्री, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो असल में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। उसमें ये तो कंसर्न नहीं है हमारे पास कि जो स्टेशियोमेट्री है, जो बैलेंस हमारे पास जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। वो तो हमारे पास असल में एक रिएक्शन का पैरामीटर्स हैं,
जिसके थ्रू रिएक्शन होना है। बेस्ट कंडक्टर इज ग्रेफाइट। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर क्यों है, तो हम ये कहते हैं कि असल में जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जो मेटल्स होती हैं उनकी कनेक्टिविटी कम होती है, बट ग्रेफाइट की कनेक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो हम इसे कहते हैं इट इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इसकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसे उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आप समझिए इसकी फास्टन हो जाती है। कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड रिएक्शन सॉरी मींस, हमारे पास कंसंट्रेटेड रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शन जो क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। जैसे आपके पास जो SN2 रिएक्शन है, वहां पे आप कहते हैं कि हमारे पास जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है एंड डिपार्चर ऑफ जो लिविंग ग्रुप है वो इकट्ठे ही होता है, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द कंसंट्रेटेड रिएक्शंस। Which polymerization has repeating identical units? एडिशन, पॉलीमराइजेशन। उसकी वजह क्या है बच्चे, इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं, रिपीटिंग और आइडेंटिकल यूनिट्स हूँ। जो हमारे पास कंडेंसेशन है ना, वहां पे हमें चाहिए होते हैं आमतौर पे 2 या 3 तरह के रिपीटिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कंडेंसेशन है, आप उसमें बात कर ले, जैसे पोलिएस्टर है, जैसे आपके पास नायलॉन है, जैसे आपके पास एपॉक्सी रेजन्स हैं, उन सब में जो हमारे पास कंडेंसेशन में, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोक्सो ग्रुप होना चाहिए या अमाइनो ग्रुप, नंबर 2 साइड पे कार्बोक्सो ग्रुप होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे जो मोनोमर्स हैं दे मस्ट बी डिफरेंट काइंड्स। बट जो एडिशन है यहाँ, क्योंकि आमतौर पे जो अल्कीन्स वगैरह जो डबल बॉन्ड वाले हमारे जो कंपाउंड हैं, चाहे वो विनाइल क्लोराइड है चाहे वो इथीन है, वो आपस में कंबाइन होकर तो क्या बनाएंगे, एक लंबी चेन बनाएंगे, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। द रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय, अगर यहाँ रेट ऑफ E2 की बात करें या SN2 की बात करें, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, जो SN2 है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर की बात हो रही होती है। दोनों क्योंकि सिंगल स्टेप पे होते हैं, E2 हो या SN2 हो, तो दोनों सिंगल स्टेप में होने की वजह से बोथ आर इफेक्टेड बाय सबस्ट्रेट एज वेल एज द जो SN2 है वहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बात भी आएगी, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात आएगी। या आप कहीं कहीं E2 is also affected by the concentration of substrates and attacking base also, आप इसको ये भी कह सकते हैं। 29 MCQ देखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा, लेकिन बहुत इजी है। स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल लग रही है लेकिन है बहुत इजी है। एक्वस अमोनिया सोल्यूशन इज 28% वेट बाय वेट। तो आप पहले यहाँ रुक जाएं, 28% वेट बाई वेट का मतलब क्या है कि अगर हम 100% बात करें, तो 100% में 28 ग्राम किसके होंगे, अमोनिया के होंगे, और 100 ग्राम किसके होंगे, वो होंगे टोटल हमारा जो सल्यूट और सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं 28 जो ग्राम है अमोनिया का वो कहाँ पे है, 100 ग्राम में। तो अगर हम 1000 की बात होगी तो 280 ग्राम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, 280 ग्राम जो हमारे पास आ गई है, अमाउंट आ गई है अमोनिया की, हम 280 ग्राम किसे डिवाइड करेंगे, वो लिखा है नीचे 17 इसका मोलर मास है अमोनिया का, क्योंकि N का 14 और H3 साथ 17 आ गया। 28 को हमने जब पहले 28 ग्राम था 100 में, तो उसके बाद 1000 में क्या होगा, 280 ग्राम आएगा। हम 280 ग्राम को 17 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे, जिसको हम बाद में डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 14.8 मोल का जवाब आ जाएगा। 30 MCQ देखिएगा जी। फॉर अमोनियम सिंथेसिस इन Haber प्रोसेस एट 470 डिग्री द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर फॉलोइंग। अमोनिया हमारे पे इतनी अमाउंट है, H2 इतनी है और N2 इतनी है। द वैल्यू ऑफ Kc, भाई Kc बराबर किसके है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हमारे प्रोडक्ट क्या थी, वो थी हमारा अमोनिया, उसका स्केयर आएगा, क्योंकि N2 + 3H2 गिव यू 2 अमोनिया, उसका स्केयर आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा N2 और साथ H2 आएगा। N2 जो है उस पर कोई ऐसा ऊपर कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, बट हाइड्रोजन क्योंकि 3 मोल आते हैं, उसमें 3 आ जाएगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Kc वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आ जाएगी। For the reaction SO2 plus O2 give you SO3. The increase in pressure shifts the equilibrium position towards. स्टूडेंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आपने एक पक्का रूल याद रखना है,
जहां भी किसी भी तरह के रिएक्शन में जहां पे नंबर ऑफ मोल बराबर ना हो, ये कंफर्म, अगर नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा। बट अगर नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे हमेशा रिएक्शन फ्रॉम हायर मोल टूवर्ड लोअर मोल जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से हमारे हायर मोल कौन से हैं, रिएक्टेंट साइड, और लोअर मोल कौन से हैं, SO3 साइड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, SO3 ज्यादा बनेगी। अगर इसको उल्ट ले लें, अगर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल कम होते, तो प्रेशर बढ़ाने रिएक्शन हमारा कहाँ करता, रिवर्स जाता। Which factor does not affect rate of reaction according to Collier theory? ऊपर बात हुई स्टूडेंट कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन। तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो असल में क्या है, दैट इज प्रैक्टिकल वर्क। तो स्टेशियोमेट्री हमारे पास क्या, वो एक थ्योरेटिकल वर्क है, इसलिए इफेक्ट नहीं होता, ऊपर डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। 33 देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन कैटलिस्ट। बड़ा मजे का सेंटेंस याद रखिएगा, हम लोग वर्ड यूज करते होते हैं, a catalyst does not affect the equilibrium, it only shortens the time to reach at equilibrium। फिर सुनिएगा, हमारा जो कैटलिस्ट है ये असल में जो टाइम है इक्विलिब्रियम के पहुंचने का उसको शॉर्ट करता है, इसका इफेक्ट नहीं होता। द पॉलीमर यूज टू मेक फूड स्टोरेज टैंक्स, या जो क्लिंग वायर है वो कौन है, ये रैप्स हैं, वो पोलिस्टाइरीन है जो स्टाइरीन से बनती है। स्टाइरीन से में हमारे पास क्या, विनाइल बेंजीन है, जैसे हम फिनाइल इथीन कहते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, और इट इज आवर रिसाइकल मटेरियल मौजूद है ये, जिसको आप यूज करते हैं स्टोरेज टैंक बनाने के लिए। फॉर द ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 1, भाई हमारे पास जो एल है वैल्यू है वो 0 1 2 3 होती हैं। 0 फॉर एस है, 1 फॉर पी है, 2 फॉर डी है, और एफ की वैल्यू 3 होती है। तो एल 1 का मतलब कि हम पी की बात कर रहे हैं, अगर एल 0 होता हम एस की बात करते, अगर हमारा एल 2 होता हम डी की बात करते, और हमारा अगर एल 3 होता तो हम एफ ऑर्बिटल की बात करते। द शी कंसिस्ट ऑफ, ओके, जो हमारे पास जो शी है, क्या शी इज आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी टिप किससे बनी होती है, प्लेटिनम ब्लैक से बनी होती है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। द शी इलेक्ट्रोड आर यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्योंकि इनका अपना पोटेंशियल जीरो होता है। नेक्स्ट देखिएगा 37 MCQ, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। भाई जब भी आग लगेगी हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ये हमेशा का नेगेटिव होती है। अगर यहाँ क्वेश्चन आता है द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो हमारा जवाब कहता है पॉजिटिव। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगी, बट जो एंथैल्पी जो एटोमाइजेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। Hess's law is based on conservation of energy because Hess's law की डेफिनेशन ही क्या है कि हमारे पास जो है एक रिएक्शन जो है अगर वो डायरेक्ट हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में होगा, टोटल एनर्जी रिमेन ऑलवेज सेम। तो ये Hess's law है जिसकी हमारी एप्लीकेशन क्या है, बॉर्न हेपर साइकिल। दिस इज यूज फॉर Hess's law यूज फॉर ऑल दो रिएक्शन which may occur by multiple steps. In CFT, what is CFT? Crystal field theory. The energy gap between T2G and EG set of orbital is, पहली बात CFT एनर्जी हमारे पास ये असल में किस थ्योरी किसके लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उनमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें कहते हैं जब हमारे पास लिगेंड ट्रांजिशन एलिमेंट में या उस एटम के करीब आता है, तो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कि 5 होते हैं, जो 5 में से जब आपका जो लिगेंड करीब आता है तो हमारे को जो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं लो एनर्जी में और हाई एनर्जी में। लो एनर्जी का नाम T2G है और हाई एनर्जी का नाम EG है। तो T2G और EG जो है, T2G 3 है और EG 2 है। EG कौन से वाले हैं, विच आर ऑन द एक्सिस, वो कौन है, DX2, Y2 और DZ2, और बाकी तीनों DXY, DYZ, DXZ तीनों क्या है, T2G में है। और दरम्यान जो एनर्जी गैप है वो क्या है, 10 DQ है। से 10 DQ भी कहते हैं और उसको डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा नॉट भी इसको वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, 10 DQ में +0.6 कौन है, वो हमारे पास है, या +6 जो है वो असल में हमारा कौन है, EG है। और जो उसके बाद 4 है वो कौन से, T2G है। तो फिर सुनिएगा, इसे 10 DQ कह लें या इसको आप क्या कह लें, डेल्टा नॉट कह लें, एक ही मतलब है दोनों का। विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी,
तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, गैसेस बिकॉज दे आर फ्री मॉलिक्यूल, तो उनकी हमारी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। दे आर फ्री टू मूव, जो हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। विच एलिमेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 to 6, और हमारा n1 क्या 2 है, द स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी, बाल्मर। वी हैव 5 और 6 सीरीज, 5 कॉमन है, 6 के मतलब हम हैम्फ्रे सीरीज की तरह बात करते होते हैं। तो हम कहते हैं भी हमारे पास बाल्मर है, जैसे उसका पासन सीरीज है, उसके बाद पीफंड सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, लाइमन सीरीज है। तो लाइमन हमारी फर्स्ट वन है, जिसमें आपका n1 जो है वो 1 आता है, और बार्बर जो है n1 2 वाली है। उसके बाद हमारे पास लाइनमन है, बार्बर पास्टन है, फिर उसमें n1 हमारा 3 आता है। इस तरह हमारा n1 जो है वो 1 2 3 4 चेंज ऊपर जाता जाता है, ठीक है। तो ये बार्बर सीरीज है, जिसमें आप कहेंगे इट आर विजिबल सीरीज। इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन मुतल्लिक बात करते हैं, तो उसमें बाल्मर विजिबल है, लाइमन यूवी है, और बाकी जो 4 सीरीज हैं उसमें बाल्मर के बाद जो पासन है, पीफंड है, ब्रैकेट और हेम्फ्री सीरीज आर बिलोंग्स टू आई आर, लो एनर्जी। विच पॉलीमर यूज इन सैनिटरी पाइप, को पीवीसी है, जो किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड में क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इट इज आल्सो थर्मोप्लास्टिक, और रिसाइकलेबल चीजें मौजूद हैं इसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वो जीरो ऑर्डर है। ऊपर स्टूडेंट बात हुई थी कि जीरो ऑर्डर कौन सा है, जिसमें अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बदलता नहीं है, वो जीरो ऑर्डर होता है। विच कंपाउंड हैज कायरल कार्बन, उसमें देखिए कि भाई कायरल कार्बन असल में किसके अंदर होती है, कार्बोटिक कायरल कार्बन, अ कार्बन विच अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर हमारे हमारे जो चारों ऑप्शन थे उसमें जस्ट हमारा यही था कि ट्रांस 1 2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है, इसमें हमारे जो ग्रुप्स हैं चारों वो के डिफरेंट हैं। तो चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से जो ये हमारा कार्बन का कारल होगा। जिस कंपाउंड में कारल कार्बन मौजूद हो, वो हमारा कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देन स्टूडेंट्स बात आ गई 46 MCQ की। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज द लोवेस्ट, ये हमारा एमसीक्यू जो है असल में ये BS लेवल का एमसीक्यू है। इसको आपने ऐसा जी याद ही करना है। इसका आंसर E इज इक्वल टू H2 है, 32 M8 स्केयर इसका आंसर है। इसको आपने इस रिलेशन को आपने याद करना है। ये हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स होता है, 3 डायमेंशनल बॉक्स होता है। इस दोनों का आपने जो हमारे डेरिवेशन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपने याद करनी है। Solubility of a solid solute, solubility of a solid solute in liquid solution is not affected by। आगे उसमें ऑप्शन थे भी हमारा, उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, उसमें टेम्परेचर का जिक्र था, उससे जो उसमें कंसंट्रेशन का जिक्र था, लेकिन ये किससे इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर से। भाई देखें सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने वाटर में ऐड किया है, तो स्टूडेंट्स कभी भी उसका जो है सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर जो है ऐड करते हैं, तो प्रेशर अगर हमारा 1 2 3 4 अगर हमारा वहाँ पे ATM है, तो इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ गैस में है ही नहीं। अनटिल जब उसका कुछ चीज़ गैस में नहीं होगी, तो प्रेशर वहाँ उस पर इफेक्ट नहीं करता। 40th MCQ, standard enthalpy change of a substance in element form is zero। वजह, there is no reaction। अभी हमारा रिएक्शन एलिमेंट किस फॉर्म में है, वो शुरू की फॉर्म में है, स्टार्टिंग फेज में है। अभी तक उसमें ना तो एनर्जी ऐड हुई, ना एनर्जी रिमूव हुई है। तो एनर्जी ऐड या रिमूव होने की वजह से उसकी एनर्जी के जो एंथैल्पी वो चेंज वो क्या होगा, जीरो। तो आप ये कहते हैं हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, वो तो क्योंकि हर सब्सटेंस कुछ ना कुछ होती है, पर जो इंथैल्पी चेंज है वो डेफिनेटली कब होगी, जब हमारा कोई रिएक्शन होगा। अगर हमारी सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में, उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होती। 49, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेटली इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो स्टेडी स्टेट का मतलब कि हमारा रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एक स्टेटिक फॉर्म में आ चुका है। इन्वॉल्व सेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली बात है भी, हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन है वो जीरो का मतलब क्या है कि उसमें आप कोई चेंज नहीं आ रहा। जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स है वो दोनों बराबर हैं, तो स्टेडी स्टेट है, स्टेटिक हो चुका है। दैट इज यू कैन से बिकॉज वी हैव टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन स्टेडी स्टेट है हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तभी फिलहाल किसकी बात, स्टेटिक की बात हो रही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वेव। भाई वेव के मतलब कौन सी बात करेक्ट नहीं है, तो वेव ट्रांसफर पार्टिकल एंड एनर्जी। तो बात है भाई, वेव जो है वो ट्रांसफर पार्टिकल एंड एनर्जी। वेव यूजली ट्रांसफर ओनली एनर्जी, दे डोंट ट्रांसफर द पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एफर्ट थी FPSC के लिए। हमारा एम के जो प्रेपरेशन का जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ये 2015 से बेटे काम कर रहा है।
और इसमें स्टूडेंट जो हैं माशाल्लाह हमारे 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक जो हैं वो पीपीएससी, एफपीएससी और दूसरे कमीशन में पास आउट होके तो अपनी जॉब्स कर रहे हैं। आप भी हमारे रजिस्टर जो है अपने आप को रजिस्टर कीजिए अपने हमारे एम के प्रेपरेशन में, और इंतहाई नॉमिनल चार्जेस में बहुत अच्छी प्रेपरेशन कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नसर हो। प्रोफेसर जाहिद चीमा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो मेरा है, इसमें जो मेरा केमिस्ट्री सेटअप है कि ये मैं डील करता हूँ। हमारे जो सर मुबशर हैं वो डील करते हैं उसको जोलॉजी को और बायोलॉजी को। सर सुल्तान हमारे जो है बॉटनी को डील करते हैं। सर चांद अकील इंग्लिश के हैं। डॉक्टर इमरान हमारे उर्दू के हैं। तो सभी हमारे जो प्रोफेसर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल प्रॉपर एफर्ट कर रहे हैं। आप भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए, और इंशाल्लाह आपको जो प्रेपरेशन के बेस्ट जो फॉर्म है वो इंशाल्लाह आपको हम करने की करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।